प्रिय बच्चों, आज हम जो राजस्थान सरकार के द्वारा सरसों के समन्वित कीट प्रबंधन के लिए आईपीएम जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसके अंतर्गत जो सूचनाएं दी गई हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विस्तृत से आपको ब्यौरा देंगे। और ये वीडियो किसान भाइयों के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो एरिया है सवाई माधोपुर का, उनियारा सवाई माधोपुर का, एक तरह से आजकल सरसों का बेल्ट कहलाता है, या यूँ कहते हैं कि येलो रिवोल्यूशन का जो क्षेत्र बढ़ रहा है उसमें से एक ये भी आता है। तो हम सरसों के समन्वित कीट प्रबंधन का जो बारे में जो सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा उपनिदेशक स्तर पर प्रसारित की गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय है कि आईपीएम क्या है। हम सामान्यतः जानते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जहाँ तक पेस्ट का सवाल आता है तो जब हम पेस्ट की ब्रॉड डेफिनेशन करते हैं तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि फसल के लिए हानिकारक हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। और जब हम समन्वित कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अब चाहे वो कीट हो, चाहे पतंगा हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे व्याधि हो, अगर उन सभी का मिलकर हम समन्वय करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। पेस्ट की दूसरी डेफिनेशन है जिसको हाईजैक कर लिया था या कंट्रोवर्सी रही, उसमें ये था, तो वो इंसेक्ट पेस्ट है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जब कहा तो पेस्ट तो ये था, इंसेक्ट पेस्ट का मतलब है कि जितने कीड़े हैं वो सब में आएंगे। तो आईपीएम क्या है? समन्वित कीट प्रबंधन विस्तृत रूप से परिस्थिति अनुसार कीट नियंत्रण के सुलभ उपाय हैं, जिसका उद्देश्य कीट नियंत्रण के लिए सभी ज्ञात उपायों को मिलाकर कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान करने की लघुतम सीमा से नीचे रखे जा सके। तो ये डेफिनेशन राजस्थान सरकार के बुकलेट्स में दी हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इस डेफिनेशन में इंसेक्ट पेस्ट ही एड्रेस हो रहा है। इंसेक्ट पेस्ट एड्रेस होने का मतलब है कि जो कीड़े हैं बेसिकली वो उनका इकोनॉमिक इंजरी लेवल हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। का मतलब है आर्थिक नुकसान संख्या, कि किसी भी पौधे पे, किसी भी पत्ती पे, किसी भी एरिया के अंदर कितने कीट होंगे। अगर इतने कीटों की संख्या हो गई तो वो उसका आर्थिक नुकसान का पायदान हो गया। उससे ऊपर अगर संख्या होती है और रोकथाम नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर जो है काश्तकार को, या अगर वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है तो उसको, या जो भी उत्पादक है उसको नुकसान होने वाला है, या यूँ कहिए कि उसको वहाँ पे प्रबंधन की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। तो ये आईपीएम का इन्होंने डेफिनेशन दिया। दूसरा था कि आईपीएम को क्यों अपनाया जाए। आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण पद्धति है जो संपूर्ण वातावरण पर कम से कम विपरीत प्रभाव के कर स्थायी फसल संरक्षण कर अधिकतम उत्पादन लेने का मार्ग प्रशस्त करती है। आईपीएम में बेसिकली जो है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी ऐसी रोग प्रबंधन पद्धति जिसमें जो आपके प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका समन्वय करें, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको भी ना बढ़ाते हुए इस तरह से समायोजित करें कि कीटों का, रोगों का और जितने भी पेस्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। और क्योंकि ये इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, जितने भी हमारे पास कल्चरल है, फिजिकल है, मैकेनिकल है, क्रॉप प्लानिंग्स हैं, रेसिस्टेंस हैं, जो भी जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उन बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनको यूज करके हम
इसका उनका समन्वय करके प्रबंधन करते हैं। इसलिए इसको हम समन्वित कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन कह सकते हैं। जब आप कीटों का प्रबंधन करते हैं तो कीट प्रबंधन, रोगों का करते हो तो रोग प्रबंधन, और जब IPM जो ब्रॉडर टर्म है पेस्ट मैनेजमेंट में सभी इंक्लूडेड है का प्रबंधन कर सकते हैं। अब ये आता है कि एक आम आदमी को छात्र जो रावे में गए हैं या कहीं अन्यत्र कार्य कर रहे हैं, वो किस तरह से, या सुपरवाइजर्स हैं ग्रामीण, वो किस तरह से समझाएं कि आप यार ये ऐसा ऐसा करो तो ये समन्वित रोग प्रबंधन हो जाएगा, उसका पैकेज हो जाएगा। तो उसके बारे में राज्य सरकार की रिकमेंडेशन है कि फसल उत्पादन प्रणाली में समन्वित कीट प्रबंधन विभिन्न विधियों की एक सारणी है जो खेत के चयन से फसल कटाई तक अपनाई जाती है, और इस पद्धति में कीट, बीमारी, खरपतवार व चूहों के सुसंगत नियंत्रण हेतु शस्य क्रियाएं, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियां अपनाने की सलाह दी जाती है। तो काश्तकार को जब एक एक्सटेंशन वर्कर के तौर पे, एक AAO के रूप में, एक सुपरवाइजर के रूप में, एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में जब वो पूछे कि आप क्या करें, तो उसको कहो भाई कि आप जो भी फसल उगाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में उगाना चाहते हो, पहले तो उसकी क्षेत्र का चुनाव आप करो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि जो काश्तकार की अपनी खेती है उसी के हिसाब से उसको, या जो खेत है, उपलब्ध पानी है, उसी के हिसाब से उसको फसल अपनानी पड़ती है। तो लेकिन उसमें भी जहाँ जो खेत अनुकूल है, जो मृदा अनुकूल है सरसों के, उसमें आप लें। तो वहाँ से सिलेक्शन ऑफ फील्ड हुआ, और जो सिलेक्शन ऑफ फील्ड है उसके बाद में उसकी हिस्ट्री हो गई, पहले कौन सी क्रॉप ली थी, कौन कौन से कीड़े मकोड़े उसमें हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है समर प्लॉइंग करना है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जैसे बीजोपचार है तो बीजोपचार उसको करना चाहिए। उसके बाद जो है उसको, अगर पहले कोई था तो उसमें के कोई प्लांट रेजिड्यूज वगैरह हैं तो उन प्लांट रेजिड्यूज को ख़त्म करना चाहिए। ये इसी तरह से इरिगेशन कब करेगा, लेट सोइंग करेगा, अर्ली सोइंग करेगा, वैरायटी सिलेक्शन उसको करना है तो उस एरिया में कौन सी बीमारी आती है उस हिसाब से वो वैरायटी सिलेक्शन करेगा। तो इस सब प्लान को वो एक बार सूचीबद्ध कर ले, सारणी बना ले, और ये जो कुछ भी आता है, जितनी पॉसिबल एक्टिविटीज आती हैं, उन सब को एक साथ वो एग्जीक्यूट करे, एक प्लान से एग्जीक्यूट करे, तो यही एक तरह से IPM हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो वो प्लानिंग करेगा तो बीमारी की भी प्लानिंग करेगा, कीड़े की भी प्लानिंग करेगा, चूहों की भी प्लानिंग करेगा, खरपतवार जो आते हैं उनकी भी प्लानिंग करेगा। कुल मिला के ये है कि जो हमारा जो क्रॉप है उसी पर ही उसका इंटेंशन रहना चाहिए। अब हम आते हैं सरसों की फसल में एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के बारे में। गवर्नमेंट कहती है सरसों रबी की एक मुख्य तिलहनी फसल है। सरसों वर्ग की फसलें जिसमें मुख्य रूप से तोरिया, पीली सरसों, बोरी सरसों, तारामीरा, बलोई और भारी दोनों ही प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है। इन्हें सिंचित व बारानी दोनों ही दिशा में उगाया जा सकता है। सरसों गेहूँ, जौ, चना, मटर, गन्ना, मसूर आदि फसलों के साथ मिलाकर या अंतर फसल के रूप में भी उगाई जाती है। सरसों की फसल के उत्पादन में कमी आने के मुख्य कारणों में एक है कीड़े व बीमारियों का प्रकोप। इस पद्धति में नासी जीव प्रबंधन की अनेक विधियों को सम्मिलित रूप से अपनाकर कीड़े एवं विधियों को एक ऐसे स्तर पर नियत कर रखा जाता है जिसके नीचे कोई भी आर्थिक हानि नहीं होती। का तात्पर्य है, ये इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मतलब नासी जीव का या जो पेस्ट हैं उनका एक लेवल हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। हमारे रिसर्चर और वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई कर रहा है कि सरसों की पत्ती पर इतने एफिड्स आ जाएंगे तो आपको स्प्रे मारना ही मारना है, इतने जैसिड्स आ जाएंगे तो आपको ये काम करना ही है, इतने लीफ पे पत्ती पे स्पॉट्स आ गए तो आपको उसको तोड़ना है, मैकेनिकल कंट्रोल करना है या उसको किसी भी अन्य तरीके से कंट्रोल करना ही है। अगर आप नहीं कंट्रोल करते हैं तो फिर आपको आर्थिक नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए जो है वहाँ पे हमें ऐसे लेवल के से पहले ही हमें कोई न कोई प्रोटेक्शन मेजर इस्तेमाल कर देना चाहिए, या यूँ कहिए उस लेवल से ज़्यादा फसल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर हम देखें सरसों की फसल
के प्रमुख कीट व्याधियां खरपतवारों को लिस्ट आउट करें तो उसमें एफिड्स या चेपा, आरा मक्खी या साफलाई, पेंटेड बग जिसको चित्रित मतकुंड कहते हैं, डायमंड बैक मॉथ या हीरक तितली भी कहा जाता है, लीफ माइनर और सेमी लूपर या कुबड़ा कीट, ये मुख्य कीट हैं जो सरसों के ऊपर देखे जा सकते हैं। इसी तरह से व्याधियों की बात करें, हम लिस्ट आउट करें तो वाइट रस्ट या सफ़ेद अर्थवा, अल्टरनेरिया ब्लाइट या अल्टरनेरिया जुल्सा, मृदु रोमिल फफूंद या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट्स ऑफ क्रूसीफर्स, ये मूल रूप से आने वाली बीमारियां या व्याधियां हैं। इसी तरह से अगर हम खरपतवारों की बात करें तो सरसों के अंदर बथुआ, प्याजी, सफ़ेद सेंजी और लेथायरस सेटाइवा, बथुए को हम चिनोपेडियम एल्बम कहते हैं, प्याजी को एस्पोडेलस टीनोफोलियस कहते हैं, सफ़ेद सेंजी को मिलीलोटस इंडिका कहते हैं। ये मुख्य खरपतवार हैं जो इसके अंदर देखे जाते हैं। अगर हम देखें तो क्योंकि कीड़ों का विशेष तौर पर प्रकोप पड़ता है और वो काश्तकार को दिखाई भी देते हैं, जो चीज़ दिखाई देती है वो जल्दी समझ में आती है। तो कीड़ों का नुकसान क्योंकि काश्तकार को जल्दी दिखाई देता है, हालांकि बीमारियां भी करती हैं, लेकिन बीमारियों का नुकसान कीड़े को एकदम क्योंकि लाइव चलता हुआ नई आइटम है तो वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो मुख्य कीड़े हैं उनके बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन हम यहाँ करेंगे। जैसे एफिड्स को हम ले लें तो ये कीट पौधे के कोमल भागों आदि से रस चूसकर पत्तियों को पीला कर देता है। ज़्यादातर पत्तियों के नीचे की तरफ झुंड में रहते हैं। इनके प्रभाव से पीली पड़कर पत्तियां सूख जाती हैं और कीट एक मीठा पदार्थ छोड़ता है जिस पर काला पदार्थ जमा हो जाता है। मादा कीट बिना अंडे दिए काफ़ी संख्या में बच्चे पैदा करती हैं और कुछ ही समय ये बच्चे वयस्क हो जाते हैं। जैसे फसल पकने पर आती है कीट पंख कीट में बदल जाते हैं और दूसरी फसल पर चले जाते हैं। ये कीट दिसंबर से फरवरी माह तक सक्रिय रहते हैं। इसका मतलब है इस पीरियड में आपको एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई पद्धति अपनानी चाहिए। जहाँ तक इकोनॉमिक लेवल या आर्थिक स्तर की बात है, सरसों के चेपा के लिए 30% ग्रसित पौधे, या तो जो टोटल पौधे हैं उसका जो प्लांट पॉपुलेशन है उसका 30% में 100 में से 30 पौधे अगर बीमार हो गए हैं तो फिर फसल की हानि को होने से, इकोनॉमिक आर्थिक हानि होने से नहीं रोका जा सकता। या फिर 50 से 60 चेपा प्रति 10 सेंटीमीटर तने की लंबाई, ये तना की लंबाई है उस पर आप नापें, और 10 सेंटीमीटर एरिया के अंदर अगर 50 से 60 एफिड्स निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी हैवी इन्फेस्टेशन है और उसमें काश्तकार को आर्थिक नुकसान होना ही होना है, इससे ज़्यादा नंबर बढ़ाने दिया तो। नंबर 2 है आरा मक्खी, सॉफ्टफ्लाई। इस कीट की लार्वा पत्तियों पर काट छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं और अंत में पत्तियों की सिर्फ वैंस ही रह जाती है। एक पत्ती पर काफ़ी संख्या में लार्वा पाए जा सकते हैं। इसका अगर हम जीवन चक्र देखें तो मक्खी पत्तियों पर अकेला अंडा देती है जो सप्ताह भर में पककर फूट जाता है और लार्वा पत्तियों के किनारों को काटकर अंदर की तरफ पत्तियों को खाने लगता है। करीब 15 दिन तक के लार्वा सुबह से शाम पत्तियों को खाता है और पूर्ण विकसित लार्वा फिर पत्तियों से नीचे उतरकर जमीन में प्यूपा की अवस्था में बदल जाता है और यह अवस्था 10 से 12 दिन की होती है। ये कीट अक्टूबर से मार्च तक सक्रिय रहता है। इसका मतलब है अगर आपको सॉफ्ट फ्लाई को कंट्रोल करना है तो अक्टूबर में ही प्रोटेक्टिव स्प्रे आपको देना पड़ेगा या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है छोड़ने पड़ेंगे। पेंटेड बग या इसे चित्रित मतकुंड भी कहते हैं, इस कीट में निम्फ और प्रौढ़ दोनों ही अवस्था रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। बड़े पौधों में पत्ती के ऊपर वे फलियों पर झुंड में रूप में रस चूसते हैं। जीवन चक्र के जहाँ आता है, कीट 32 से 100 अंडे अपने पूर्ण जीवन काल में देती है। अंडे भूमि में पत्तियों पर, तने पर गिरी हुई सूखी पत्तियों और फलियों पर देती हैं। अंडे की अवस्था में सर्दी में 6 से 20 दिन पश्चात निम्फ बन जाता है और निम्फ 5 अवस्थाओं में गुजरकर प्रौढ़ बनता है। निम्फ अवस्था 14 से 18 दिन में गर्मी में और 33 से 36 दिन में सर्दी में रहती है। निम्फों से 25% ही प्रौढ़ बन पाते हैं।
इस प्रकार नेक्स्ट है डायमंड बैक मॉथ। इस कीट के अन्य होस्ट पौधे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि हैं। इस कीट के कैटरपिलर पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों में छेद कर देते हैं। जीवन चक्र में मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर एक एक कर अंडे देती है, जो सप्ताह भर में टूटकर कैटरपिलर करीब 14 दिन में पूर्ण वयस्क होकर पत्तियों पर सिल्क कॉकून में प्यूपावस्था जो 1 सप्ताह की होती है बदल जाते हैं। ये कीट सितंबर से मार्च तक सक्रिय रहते हैं और करीब 5-7 पीढ़ियाँ एक फसल में पूरी कर लेते हैं। इसी प्रकार सेमी लूपर पत्तियों में काटकर वे लीफ माइनर पत्तियों के सेल्स को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। किसान के स्तर पर या जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो राज्य सरकार अपेक्षित करती है वो है कि 10-15 दिन के अंतर पर मुख्य सरसों उत्पादक क्षेत्रों में तीव्रगामी सर्वेक्षण करके नासी जीव और उनके प्राकृतिक शत्रुओं तथा प्रमुख बीमारियों की संख्या और स्तर का आकलन कर लेना चाहिए। वह उसकी सूचना कृषकों को, क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों को बुलेटिन प्रसारित करके देनी चाहिए, ताकि उस समय पर रोकथाम की रूपरेखा किसानों और सरकार दोनों ही स्तर पर अपनाई जा सकती है। समन्वित कीट प्रबंधन के लिए काम में ली जाने वाली विधियों की सूचना निम्न प्रकार है। नंबर 1 है कृषि क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं हम करें कि इन सब चीज़ों का नुकसान को हम मिनिमाइज कर सकें, आकलन कर सकें। तो पहला है प्रतिरोधी जातियों को बोना। किसी भी प्रबंधन का सबसे सस्ता उपाय अगर कोई है और कारक उपाय भी कोई है तो वो है प्रतिरोधी दक्षता या रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस में जो कमी होती है वो ये है कि रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपने रेजिस्टेंस वेराइटीज आइडेंटिफाई की हैं वो रेजिस्टेंस आज रेजिस्टेंट है, कल किसी भी कारण, क्योंकि इवोल्यूशन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, तो कीटों के अंदर, व्याधियों के अंदर या पैथोजेंस के अंदर भी इवोल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण वो वैरायटी जो कल तक प्रतिरोधक थी आने वाले कल में ससेप्टिबल हो सकती है। और तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए क्या है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर एक बार मिल जाता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। इसमें हम देखें तो कुछ वैरायटियों के नाम, जैसे RC 781 वैरायटी है, ये अल्टरनेरिया ब्लाइट जो बीमारी है उसकी प्रतिरोधक है। T4 और T6 जो सरसों की वैरायटीज़ हैं उसमें वाइट रस्ट नहीं आता है। इसी तरह से RH 30 है, वो भी अल्टरनेरिया ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो एक तो रेजिस्टेंस फसलें अगर उगाएंगे तो उसमें फिर आपको किसी प्रकार का जो है अन्य प्रबंधन विधियों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ उतना ही प्रोडक्टिव हो जितनी दूसरी वैरायटीज हो, ये इसमें लिमिटेशन है कि जिसमें रेजिस्टेंस है उसमें प्रोडक्टिविटी भी हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए किसान भाई ज़्यादातर वो फसलें उत्पादन करना चाहते हैं जिसका प्रोडक्शन अधिक होता है, तो ये इसका लिमिटेशन रहता है। सेकंड, सरसों की बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में कर चेपा के प्रकोप से बचा जा सकता है। सरसों की प्रजाति T59 बोने से भी चेपा प्रकोप बच सकता है। थर्ड है, यहाँ सरसों का चेपा का प्रकोप अधिक होता है तो वहाँ तोरिया सरसों बोनी चाहिए, इस पर चेपा का प्रभाव कम होता है। बीज जनित एवं भूमि जनित रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को किसी फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। तो ये सब कृषण विधियाँ थी। अब यांत्रिक नियंत्रण की विधियों के बारे में बात करते हैं। पौधे के चेपा से प्रभावित टहनियों को दिसंबर से अंत तक तोड़ देना चाहिए। रोगग्रस्त पत्तियों को प्रकोप को प्रारंभिक अवस्था में ही तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। झुंड वाले कीड़ों को सूंडियों और अंडों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। फसल कटने के उपरांत रोग ग्रसित डंठल, पत्तियों आदि को एकत्र करके जला देना चाहिए। ये थे जो कुछ यांत्रिक विधियाँ थी जिनके द्वारा हम जो पैथोजेंस हैं उसके इनोकुलम को कम कर सकते हैं और जो इंसेक्ट्स हैं उनके प्रोपेगेटिंग मटेरियल को कम करके रोग प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण क्रियाएं, सरसों की नासीजीव प्राकृतिक शत्रुओं जैसे इंद्रगोप, भ्रंग, क्राइसोपा, सिरफिड मक्खी
आदि का फसल वातावरण में संरक्षण करना चाहिए। नासी जीव व उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होना चाहिए, तो किसी प्रकार का कोई अन्य मेजर लेने की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक नियंत्रण, इस नियंत्रण उपाय को अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सुरक्षित पर्यावरण हेतु सुरक्षित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। वही रसायन काम में लेने चाहिए जो विभाग द्वारा अनुमोदित हो और जिनका ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आता हो। रसायनों का उपयोग तभी करना चाहिए जबकि नासी जीवों की संख्या का आर्थिक हानि स्तर से ऊपर हो जाए। यदि नासी जीव व प्राकृतिक शत्रुओं का अनुपात 2:1 है तो कोई भी रसायन या कीटनाशक छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित रसायनों की मात्रा निम्न प्रकार है। क्रम संख्या, कीट व्याधि, रसायन नाम, मात्रा प्रति हेक्टेयर। आरा, मक्खी, पेंटेड बग, अगर ये कीट आते हैं तो रसायन का नाम है मेलाथियन 5% डस्ट या मिथाइल पैराथियन 2% डस्ट का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। इसे रोका जा सकता है। हिरक तितली या डायमंड बैक मॉथ, क्यूनॉल फॉस 25 EC 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। चेपा या एफिड्स को रोकने के लिए मेलाथियन 5% डस्ट 25 किलो, मेलाथियन 50% EC 1.25 किलो, फॉस्फेमिडोन 85 SL 250 मिलीलीटर, डाइमिथियोट 30 EC 1 लीटर, एंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर और डेमेटोन मिथाइल 1 लीटर का प्रयोग रिकमेंडेड है। जुलसा या तुलासिता सफ़ेद रोली जो बीमारियां हैं उनको प्रयोग रोकने के लिए मैंकोजेब या जाइनेब 2 किलो या प्रति हेक्टेयर 2.5 किलो का प्रयोग करना चाहिए। छाछा रोग या पाउडर मिल्ड्यू ऑफ क्रूसिफर है, उसको कंट्रोल करने के लिए गंधक का चूर्ण 85%, घुलनशील गंधक 80% और कैराथिन, इनकी जो है अलग अलग मात्राएं हैं। गंधक के चूर्ण 20 किलो, घुलनशील है तो 2.5 किलो, कैराथिन की 750 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करनी चाहिए। प्याजी या खरपतवार जो है उसको रोकने के लिए फ्लूक्लोरेलिन 45% का 2.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह से चूहों का नियंत्रण करने के लिए जिंक फॉस्फेट की 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोलियां बनाकर जहां चूहों के बिल हैं वहां रख देने चाहिए। इस प्रकार इनका नियंत्रण किया जा सकता है। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए फसल पर गंधक के तेजाब का 0.1% घोल का छिड़काव फूल आने से पूर्व करना अच्छा माना जाता है। संभावित पाला पड़ने की अवधि में इसे हर 10 दिन के अंतराल पर दोहराते रहना चाहिए। फसल को सिंचाई देना, खेत के कचरे को जलाकर धुआं करने से भी पाले को फसल से बचाया जा सकता है। सरसों की सिंचित फसल में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर देने से तेल की मात्रा बढ़ने लगती है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान सरकार के हिसाब से फसल को बुआई से पूर्व 40 किलो जिप्सम प्रति बीघा के हिसाब से देना चाहिए। सरसों के हानिकारक कीटों और प्राकृतिक शत्रु, फसल वातावरण में कुछ कीट ऐसे भी हैं जो पाए जाते हैं जो फसल के दुश्मन कीट को खा जाते हैं, मार देते हैं। ऐसे कीटों को हम मित्र कीट कहते हैं। फसल के इन मित्र कीटों का संरक्षण करना चाहिए। इनमें से कुछ कीट अंडे एवं लार्वा को खा जाते हैं, जैसे ओलोफोरा, स्पेसिल, ब्रैकॉन, एनेंटेलेंस आदि। प्रेडेटर्स, ग्रीन लैस्पिंग या क्राइसोपरेला कार्निया, ये कीट एफिड्स सफ़ेद मक्खी को खा जाते हैं। इस प्रकार कॉक्सीनेला बीटल, सिरफिड फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई व अन्य बीटल भी हानिकारक कीटों के अंडे और लार्वा आदि को खा नष्ट कर देते हैं, फसल को संरक्षित करते हैं। अतः इनके नंबर्स को मेंटेन करने का प्रयास किया जाना है। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा सरसों के समन्वित कीट प्रबंधन के लिए दी गई है, जिसका हमने यहाँ जानकारी दी।
ये किसानों तक पहुंचा के आप अपने अध्ययन के साथ साथ किसानों को, अपने परिवार जहाँ पे आपकी खेती हो रही है, उनको भी लाभान्वित कर सकते हैं। धन्यवाद।